गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है और अच्छी बात यह है कि आज हम ज्योग्राफी को एंड भी करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है। आज ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे मैंने आज आपको एक एनसीईआरटी की बुक भेजी थी क्लास 12 की, तो उससे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सारे मैं आज वो ऐड कर दिया हूँ। तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, और साथ में कुछ और भी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। तो पहले कुछ चीजें जो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे जब भी कोई चीज ना वर्ल्ड में फर्स्ट होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, पूरे विश्व का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर क्या है? जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो आप देखेंगे हेडचिंको ग्लेशियर, आप ताजिकिस्तान है ना, ये ताजिकिस्तान आप लोग जानते हैं कहाँ पे है? गेस करिए, इसका लोकेशन बताइए, गेस करिए ताजिकिस्तान कहाँ पे है। पहले तो आप कंटिनेंट बताओ कि एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, कहाँ पे है? एशिया में है। ओके, जब आप इंडिया का, ओके एकदम सही बताया आपने, पाकिस्तान के ऊपर है ना। तो ये कहाँ पे, इसका नाम क्या है? फेडचिंको। फेडचिंको इतना भी याद है तो काम हो जाएगा। और दूसरा वाला जो आपका है ना, जो सियाचिन का, जैसे आपने देखा होगा पोल पे तो भाई ग्लेशियर होता ही है, इसको साइड करो। पोल के अलावा जो सबसे ज्यादा ग्लेशियर होता है ना, इसे नॉन पोलर एरिया कहते हैं, वो सियाचिन है सेकंड नंबर पे। जो अपना सियाचिन देखते हो ना भारत के नॉर्थ में, जहाँ पे चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट है, तो ये सियाचिन जो है ये है अपना सेकंड नंबर पे, है ना। फिर देखो लीपू लेक है, लीपू लेक मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? ठीक, किस राज्य का है बताइए? लीपू लेक जो पास है किस राज्य का है, तुरंत बताइए। थालीमानी, थालीमानी। ओके, तो ये आपका है उत्तराखंड का, मैंने ट्रिक बताया था थाली। तो ली से क्या है? लीपू लेक। तो एक चीज है ना, तीन दो पास ऐसे है ना जो ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन आप समझ रहे हैं? ट्राई जंक्शन मतलब ये तीन देशों के ज्वाइंट पे है। तो लीपू लेक जो आपका इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो दीपू पास है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये इंडिया, चाइना और म्यांमार, है ना, इसके जंक्शन पे है। ये के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये इधर है। तो ये कुछ आप ऐसे बेसिक अगर याद हो तो ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और सभी लोग आंसर दे देते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? सबको पता है चेरापूंजी, और कहाँ पे होता है? मासिनराम में, सबको पता है चेरापूंजी मासिनराम में, सबको पता है। और सबको ये भी पता है कहाँ होता है? मेघालय में होता है। पर मेघालय के किस हिल पे होता है? मेघालय के किस हिल पे होता है? इससे आपको पता है, गारो, खासी, जयंतिया, तीन होते हैं ना। मेघालय में तीन होते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो जो बीच वाला होता है ना, गारो खासी, ये जो बीच वाला है यहाँ पे होता है। ये जो चेरापूंजी और मासिनराम जो सिचुएटेड है कहाँ पे है? खासी हिल। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है कि ये किस हिल पे है। ऑप्शन में देगा गारो, खासी, जयंतिया। अब आप कंफ्यूज, तो बीच वाला आपको याद रखना है। और देखिए दामोदर हिल, ये कहाँ पे बहता है? बंगाल का सारो कहते हैं। और एमसीक्यू में पूछता है ये रिफ्ट वैली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली? तो एक तो मैंने बताया दामोदर, और दो नदियों के नाम बताइए जो रिफ्ट वैली के थ्रू बहते हैं, जल्दी बताइए आप लोग। नर्मदा, तापी, एकदम रट्टा मार लो आप। ओके, बैड लैंड टोपोग्राफी, बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए कौन जाना जाता है?
देखिए आप लोग एक पहली चीज तो पंचुअल समय से आइए। देखिए आप लोग का कितना नुकसान हो जा रहा है। आपको पता है कि मैं पंचुअल एकदम 5 बजे 6 बजे क्लास शुरू कर देता हूँ, तो अगर आप देर से आओगे तो नुकसान आपका है ना। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस किया है, जैसे अगर आप टाइम से आते हो तो प्लस आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होता है और आपका जो मेंटल वो है स्ट्रांग होता है। जैसे मैं कई बार टेस्ट देने जाता हूँ अपना, तो टेस्ट अगर देर से जाता हूँ तो मेरा टेस्ट खराब होता है, और 5 मिनट पहले चला जाता हूँ तो मेरा टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वो मेंटल प्रेशर जो होता है ना, वो अच्छा मतलब प्रेशर नहीं बनने देता है। चलिए, ट्राइब्स है, कुछ ट्राइब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ये मैंने अलग से फिर बता रहा हूँ, ट्राइब मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ। मसाई ट्राइब, मसाई, ईस्ट अफ्रीका, बुशमैन, कालाहारी डेजर्ट, याद आ रहा है आप लोग को, लुसाई, मिजोरम, चेंचू, चेंचू ट्राइब कहाँ का है, कर्नाटका, लेपचा ट्राइब, सिक्किम, बकरवाल, ये हिमालयन रीजन में होते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। सेमाई ट्राइब कहाँ का होता है, ये मलेशिया का होता है, और माओरी कहाँ का है, न्यूजीलैंड। ये इतना तो आपको एकदम रटा हो, कोई नींद में भी आपको उठा के पूछ लेना तो ये ट्राइब आप बता दे। तो ये अफ्रीका का मसाई है, बुशमैन भी आपका अफ्रीका का है, तो ये आपके दो अफ्रीका के आते। और नीग्रो तो आप लोग जानते हैं, नीग्रो तो बहुत फेमस है, तो नीग्रो आपके कहा कि ये भी अफ्रीका के हो गए। तो इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं, आज हम शुरू करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो कभी भी पॉपुलेशन निकालना होता है ना, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी आप समझ रहे हैं, डेंसिटी बराबर होता है पॉपुलेशन बाई एरिया। ओके, जैसे जैसे अगर एरिया कम होगा तो पॉपुलेशन ज्यादा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको ऐसे फार्मूला दे दिया है। ओके, अब देखिए जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अब जो पॉपुलेशन होता है ना, उसके कुछ फैक्टर होते हैं, इसको याद नहीं करना है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ बेसिक। जैसे आपका घर बनता है तो न्यू की क्या जरूरत होती है, पर घर क्यों बनता, वो क्यों बनता है, सपोर्ट के लिए। तो अगर मैं बेसिक नहीं बताऊंगा तो आप कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। अब जो पॉपुलेशन होते हैं ना, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, एक जियोग्राफिकल, एक इकोनॉमिक, एक सोशल और कल्चरल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर क्या होता है पॉपुलेशन का, कि जहाँ आप कहाँ पे रहना चाहोगे। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया गया पूरे भारत में जाओ रहो, तो मैं पूरा गारंटी दे रहा हूँ कि आप भाई किधर, लद्दाख में रहने नहीं जाओगे, आप नॉर्थ ईस्ट में रहने नहीं जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में क्यों रहने जाओगे, आप सिक्किम में नहीं रहने जाओगे। तो कोई भी इंसान कहीं पे रहने जाता है तो क्या देखता है, सबसे पहले देखता है वाटर, वहां पे वाटर की व्यवस्था अच्छे से है कि नहीं। फिर नंबर 2 पे देखता है कि वहां का लैंड फॉर्म कैसा है ना। लैंड पता चले अरुणाचल प्रदेश वाला है, जहाँ ट्रेन की कनेक्टिविटी ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते हो कहीं पे, है ना, तो उधर कनेक्टिविटी नहीं, तो लैंड अच्छा होना चाहिए। ओके, फिर तीसरा देखते हैं क्लाइमेट कैसा है, पता चला लद्दाख में सिर्फ सेब खाने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ सेब, नाश्ते में सेब, लंच में सेब, डिनर में सेब, तो उसमें भी आप बोर हो जाओ। तो क्या है, क्लाइमेट आप देखोगे। तो ये सारा होता है जियोग्राफिकल फैक्टर। अब आते हैं और क्या है, मिट्टी। पता चला आपको खेती भी तो करना है, तो मिट्टी देखते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर बताइए आप लोग। आप देखेंगे कि वहां पे अर्बेनाइजेशन है कि नहीं है, पता चला आप गांव में हो और वहां पे लाइट ही नहीं है, तो अर्बेनाइजेशन भी आप देखोगे कि शहरीकरण है कि नहीं, ये अच्छी चीज है। देखोगे मिनरल्स है कि नहीं, तो ये सारी चीजें होते हैं। इंडस्ट्री है कि नहीं, तो ये देखते हैं इकोनॉमी, क्योंकि भाई रहने के लिए पैसे चाहिए। ओके, फिर देखते हैं कुछ कल्चरल फैक्टर भी होते हैं। तो कुछ लोग ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट होता है, जैसे बनारस में बहुत लोग सोचते हैं कि हम गंगा किनारे रहेंगे, उत्तराखंड में रहेंगे, है ना, तो रिलीजियस सेंटिमेंट के लोग वहां पे रहने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने देखा जो पॉपुलेशन का फैक्टर होते हैं। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। आपको पता है जब बर्थ रेट
जब बर्थ रेट ज्यादा होता है, डेथ रेट कम होता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ रेट। और निगेटिव क्या होता है, इसका वाइस वर्सा कर दो आप। ये पॉजिटिव निगेटिव समझ आ रहा है आपको? तो ये आप समझे। फिर देखिए पॉपुलेशन जो चेंज होता है, जैसे पॉपुलेशन चेंज आप देखते हो ना, पॉपुलेशन कैसे चेंज होता है? पहला चेंज होता है बाई बर्थ के थ्रू, खूब बर्थ हो जाए, जब बहुत सारे डेथ हो जाए, जैसे पैंडमिक आ जाए, एंडेमिक आ जाए तो लोग मर जाए, फेमाइन आ जाए तो जैसे बंगाल फेमाइन आया था, 5-10 लाख लोग एक ही बार में मर गए, तो डेथ होने से ही पॉपुलेशन कम ज्यादा होता है ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइग्रेशन। आपने देखा होगा माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन चेंज होता है। दिल्ली में आज बिहार यूपी वाले भरे हुए हैं, तो कैसे हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, शादियां होती है, तो आप शादी होने के बाद भी देखते हैं माइग्रेशन होता है। अब माइग्रेशन जो होता है दो तरीके से होता है, ये एमसीक्यू में आएगा। अब तक जो मैं बता रहा था वो एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये एमसीक्यू में आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, और एक होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, और एक होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब आपका जहां पे जन्म होता है वो है आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन। सपोज करो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होते हैं, जैसे आप अपने मम्मी को नहीं चुन सकते, आप अपने पापा को नहीं चुन सकते, आप गरीब परिवार अमीर परिवार नहीं चुन सकते, ये आपके किस्मत के ऊपर है। सभी लोग सोने के चम्मच के साथ पैदा नहीं होते हैं। तो जैसे सपोज करो आपका जन्म ऐसी जगह पे हो गया है, जैसे मान के चलो आप सबसे बैकवर्ड, चलो बिहार को लेते हैं, बिहार थोड़ा बैकवर्ड है हर चीज में, तो उससे लेते हैं। कोई बिहार का होगा तो बुरा मत मानिएगा, है ना। तो मान लीजिए आपका जन्म हो गया बिहार के किसी छोटे से गांव में। अब दिक्कत क्या होता है, जब आपका बिहार में जन्म हुआ, अब आपके परिवार में है 4-5 लोग, फिर आपकी शादी हो गई, अब परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो घर वाले आपको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बेटा बेटा घर का खर्चा कैसे चलेगा, बाहर जाओ, तुम शहर में जाओ, कमा के आओ। तो बेटे को क्या करते हो लोग, पुश करते हैं। तो ये होता है पुश फैक्टर। ओके, तो ये जो होता है पुश फैक्टर, समझ आया आपको? तो पुश फैक्टर का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो क्या हो जाएगा, पुश फैक्टर के एग्जांपल दीजिए आप लोग। जैसे आपके गांव में अनएम्प्लॉयमेंट है, तब आप आपको वो पुश करेगा, आपकी कंडीशन, घर की कंडीशन बहुत पुअर है, पुअर लिविंग कंडीशन, तो वो आपको पुश करेगा कि आप शहर की ओर जाओ। आपके गांव में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया और सारे आपके खेत खलिहान सब क्या हो गए, खराब हो गए, तो आपको पुश करेगा कि शहर में जाओ, लाइवलीहुड कैसे चलेगी। तो समझ आया आपको? इपिडेमिक आ गया आपके गांव में। अब आते हैं पुल फैक्टर। अब देखिए पुल फैक्टर, अब पता चला ये अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप बिहार के हैं, आरा जिले में रहते हैं, और पटना पास में है, पटना चूंकि डिस्ट्रिक्ट है, और पटना में हाई लेवल की इंडस्ट्रीज है, और आरा में इंडस्ट्री नहीं है, तो ये अपनी ओर आपको खींचेगा कि भाई तुम पटना आ जाओ, तुमको यहाँ पे रहने के लिए घर मिलेगा, पानी मिलेगा, 24x7 आपको वाईफाई मिलेगा, ताकि आप रील देख सको। इस तरीके से आपको अट्रैक्ट करेगा पटना। तो पटना आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये पुल फैक्टर हो गया। तो समझ आया? तो आपको ऑप्शन में क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुल फैक्टर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी, शहरों में होते हैं ना अपॉर्चुनिटी, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, लिविंग कंडीशन आपकी अच्छी है, आपको हमेशा लाइट मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको स्टेबल लाइफ रहेगा, पता चलेगा गांव में हो, खेती कर रहे हो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, 4 महीने पैसे आ रहे, 6 महीने आप खाली बैठे हो। तो बताइए, पुश और पुल फैक्टर समझ आया आपको? तो हम आगे चले। अब आते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। अभी जो हमारे देश में एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना है, 1.64%। ओके, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनका मैं नाम बता रहा हूँ।
जब भी आपके क्वेश्चन में पॉपुलेशन हो तो एक नाम है थॉमस माल्थस, इनको टिक कर देना, क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन पे थ्योरी दिया था, तो ये फेमस है। थॉमस माल्थस जो है, इनका पॉपुलेशन पे थ्योरी है, बहुत पूछता है। अब आते हैं सेक्स कंपोजिशन। सेक्स कंपोजिशन आप लोग जानते ही हैं, मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो होता है ना, उसे कहते हैं सेक्स कंपोजिशन। अब अगर हम बात करें सेक्स कंपोजिशन में, तो ये मेल फीमेल, और ये 1000 मेल पे कितनी फीमेल है इस हिसाब से निकाला जाता है। तो इंडिया में हाईएस्ट सेक्स रेशियो बताइए किस राज्य का है, और लोवेस्ट सेक्स रेशियो बताइए। राजकुमार जी ने बताया केरल, और हरियाणा आपने बताया है लोवेस्ट। आपने बताया है तो हो सकता है सही होगा। चलिए एक बार हम 2011 का सेंसस देख लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है हरियाणा का 789 79 80, हाँ, 1000 पे 789 औरतें हैं। बिहार में सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है, और केरला का लिटरेसी सबसे हाई है। तो केरला आप देखोगे ना, दोनों चीज में आगे है, एजुकेशन में भी आगे है, और किसमें, पॉपुलेशन जो है ना, सेक्स रेशियो में भी आगे है। अब आते हैं एक, ये सेंसस हालांकि अभी पूछ नहीं रहा है, पर अब देख लो, क्या पता आ जाए। तो लिटरेसी रेट, ये 2011 का सेंसस है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर हम बात करें इसमें, तो आपके स्क्रीन पे देख के ध्यान से देखें, टोटल पॉपुलेशन चले हटाइए, वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरे विश्व का 17% हमारा पॉपुलेशन है। फिर क्या है, पॉपुलेशन मेल कितने हैं हमारे देश में, तो 51%। फीमेल कितनी है, 48%। तो बस आपको इतना याद रखना, मेल ज्यादा है, फीमेल कम है। पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 0 से 6 में 13% है। और डिजिटल ग्रोथ ये पूछ लेता है, तो डिजिटल ग्रोथ यानी कि जो 10 साल पे सेंसस होता है ना, तो 2001 से लेकर 2011 तक कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन में, तो 17.7%। ओके। और अगर धर्म की बात करें, तो मुस्लिम का सबसे ज्यादा डिजिटल ग्रोथ हुआ है। ओके। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो इंडिया में 382 लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर एरिया में 382 लोग रहते हैं, इसे कहते हैं डेंसिटी। सेक्स रेशियो की बात करें, तो इंडिया में 1000 आदमी पे 945 लोग क्या है, फीमेल हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग जानबूझ के शादी नहीं करते, क्योंकि सभी लोग शादी करेंगे तो फिर औरतों की संख्या और कम हो जाएगी। तो ये है। तो कुछ भी आप ऐसे अपना ट्रिक बनाइए यार। 943 फीमेल है 1000 पे। लिटरेसी रेट है 73%। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, ये बिहार का है। पॉपुलेशन डेंसिटी आप लोग समझते हैं, अभी जो मैंने बताया था, 1 किलोमीटर में यहाँ पे 1006 लोग रहते, 106 लोग रहते, सोच लो आप, इतना पॉपुलेटेड एरिया है बिहार आपका। यूपी बिहार तो बहुत पॉपुलेशन में आगे है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि इसका एरिया इतना ज्यादा है कि कहाँ कहाँ तक लोग रहेंगे। यहाँ पे हिली एरिया है, लोगोगे के लिए रहना भी उतना वो नहीं है। यूटी, यूटी की बात करें हम, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है दिल्ली का, ये तो अब तुरंत देखते हो माधो को। हाँ, बाबा जी बनने का प्लान भी। यूटी की बात करें, तो अंडमान निकोबार में यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार में कौन रहेगा? अच्छा आप बताओ, मैं आपसे पूछूं, आप यहाँ रहना चाहोगे? सच बताना। आप इस एरिया में जो जहाँ से आ जा नहीं सकते हो, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, ना इंटरनेट है, कोई नहीं रहना चाहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। अरे कुछ सुकून नहीं है, सिर्फ कहने के लिए सुकून है, 1 महीने बाद सारा सुकून खत्म हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। चलिए, स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल का है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो आपका हरियाणा का है। चलिए, तो ये भी देखा। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ का है, तो ये केरल का है। ओके। अब एक पॉइंट देखिए, अगर क्वेश्चन आए ना, सबसे ज्यादा शहरीकरण, सबसे अर्बेनाइज्ड, बताइए कौन सा है राज्य सबसे ज्यादा अर्बेनाइज्ड, शहरीकरण में नंबर 1 पे कौन सा है? आपका नंबर 1, जो आपको लगता है वही है, नहीं लगता है वही, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मिजोरम। और नंबर 2 पे आपका है गोवा। तो सबसे हाई की बात करें अगर हम, तो सबसे हाई की क्या है, ये है।
और सबसे लो की अगर हम बात करें तो सबसे लो में है आपका हिमाचल प्रदेश। ये गांव है, एकदम एक तरीके से गांव है आपका, है ना। तो हिमाचल प्रदेश सबसे लो है अर्बनाइजेशन में, और सबसे हाई में आपका मिजोरम है। और भूटान की बात करें तो एक भूटान के बारे में पॉइंट मुझे अच्छा लगा, ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ना, ये ऐसा कंट्री है, ये ऑफिशियल, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। बिहार के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो बिहार के लोग बहुत खुश हैं, ये आपको शायद पता भी होगा। तो यहाँ पे इनका ना किसी से युद्ध होना है तो ये आराम से रहते हैं, तो हम हमेशा खुश रहते हैं। अच्छा, झूम कल्टीवेशन क्या होता है बताइए आप लोग। झूम कल्टीवेशन सुना होगा आप लोगों ने, ये बहुत प्रिविलेंट था। इसमें होता क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फेमस है। इसमें क्या होता था, जो ट्राइबल होते थे एक जगह पे खेती करते थे, एक जगह पे खेती किया, फिर उसे क्या किए, जला दिए, फिर आपका क्या हुआ, न्यू प्लेस पे चले गए, फिर वहां खेती किया, उसको जलाया, फिर न्यू प्लेस पे चले गए। ये क्या कर रहा है, स्लैश एंड बर्न, है ना, जगह बदलते रहे। पर इसमें क्वेश्चन आपको पता क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, जैसे झूमिंग कल्टीवेशन तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे देश के दो तीन कंट्री हैं, जैसे सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में पता क्या बोलते हैं, मिल्पा। इंडोनेशिया और मलेशिया में कहते हैं लदान। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। तो लद्दाख कहाँ बोलते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया। मिल्पा कहाँ बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका। बस ये 2 पॉइंट है, याद होगा तो अच्छा है, क्योंकि बहुत पूछता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर आप लोग जानते हैं होंगे। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक ही चीज को, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, कोकोआ, रबर, कॉटन, पाम ऑयल, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, जब इनकी आप खेती करते हो ना, तो लार्ज लार्ज एरिया में आप देखते हो कि एक ही चीज को आप उगाते हो, ये ट्रॉपिक में होते हैं, तो यही होता है प्लांटेशन। तो क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप। असम में चाय होता है, तो ये सब आपको याद रहे। तो चाय, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, पाम ऑयल, शुगर केन, ये सब क्या है आपके, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। आपने देखा होगा, ये जहां पे लोग उगाते हैं ना, एक दो पौधा नहीं लगाते हैं, पूरा लाइन से लगाते हैं, ये होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चलिए, माइनिंग आप लोग जानते ही हैं, अभी अरावली आपका फेमस था माइनिंग के लिए। तो क्या होता है, माइनिंग किस लिए होता है बताइए आप लोग। जो मिनरल की डिस्कवरी होती है ना, मिनरल की खोज के लिए माइनिंग होता है। मिनरल की खोज होता है तो उसके लिए माइनिंग करते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब आप देखते हो, तो मेनी स्टेजेस में कई सारी चीजों की खोज हुई। बस माइनिंग का भी मतलब आप इतना सोचो कि ये खुदाई करते हैं, और तब जाके क्या होता है, माइनिंग वगैरह करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। देखिए, आपको पता है जब आप भारत में मैप देखते हो, तो सबसे नॉर्थ में पॉइंट है आपका, कौन सा है, सबसे नॉर्थ में आपका पॉइंट है, नहीं ये नहीं होगा, ये देखिए गोल्डन ट्राइंग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यह भारत में ना 4 राज्यों को कनेक्ट करता है, एक हाईवे है। तो उन चारों राज्यों, चारों जो राज्य है उनका नाम क्या है सिटी का, तो न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो इनको ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इनको ये कनेक्ट करता है, तो इस हाईवे का नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको करके दिखाइए आप लोग। स्वर्णिम चतुर्भुज, सही है। ये क्वेश्चन करके बताइए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांटेशन क्राफ्ट। कौन इसमें से प्लांटेशन क्राफ्ट नहीं है, बहुत सही, देखते ही आप लोगों ने कर दिया, वीट। अच्छा, वीट कैसा है, रबी है या खरीफ है, बताइए। वीट कैसा है, रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। ओके, सही बताया सबने। चलिए अब और आगे चलते हैं। कॉफी तो आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। कर्नाटका में कहाँ होता है, कुछ गेस करिए आप लोग। कर्नाटका, कौन सा हिल है, हिल का नाम बताइए, हिल का नाम बताइए आप लोग।
इसी तरीके से रबर आपका केरल में है। हिल का नाम है बाबा बुदान हिल, याद आ रहा है आपको? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक एक बाबा थे, उन्होंने कॉफी का बीज अपने बालों में छिपा लिया था, और जब वो कर्नाटक आए तो वहां एक बीज लगाया, तभी से वहां कॉफी होने लगा, तो उन्हीं के नाम पे बाबा बुदान हिल नाम रख दिया गया। सोचे कितना महान काम उन्होंने किया। आज हम लोग कॉफी पी पा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से। अब आइए कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग में आपको बस एक चीज याद रखना है। कलेक्टिव फार्मिंग देखो, नाम में ही आंसर है। जब किसान जो होते हैं ना एक साथ मिल के खेती करते हैं तो उसे कलेक्टिव फार्मिंग। और इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले सोवियत यूनियन में। और उस मॉडल को क्या कहते हैं? ये है कोलखोज। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा दे रहा है। कामना, काजू, महिला, नारियल, साक्षरता, रबर। ओके, तो ये इतना याद हो जाना, कोलखोज अगर आप याद कर ले तो ये हो जाएगा। अच्छा, वहां पे काजू होता है, नारियल होता है, लिटरेसी में आगे है, और रबर में फर्स्ट है। ओके, ये केरल है आपका। और केरल में एक चीज और भी है, आप देख ले सकते हैं, यहाँ पे बैक कयाल पाया जाता है। बैक वाटर फिनोमिना होता है। बैक वाटर फिनोमिना पूछ लेता है कहाँ पे होता है, तो केरल के मालाबार कोस्ट में होता है, तो बैक वाटर फिनोमिना। और यहाँ पे एक बोट रेस होता है। बोट रेस जानते हैं? आप लोगों ने रील देखा होगा, क्योंकि रील तो भाई सभी लोग देखते हैं, है ना? उसे कहते हैं कल्लम। कुछ बोट रेस है, ऐसे बहुत लोग होते हैं एक साथ पैंडल मारते हैं बहुत तेजी से, एक साथ वो पैंडल मारते हैं। हाँ, स्पाइस के लिए भी केरल फेमस है। इसको मॉडर्न हिस्ट्री में कहते थे यवन, कहते थे शायद यवन। यवन करके या कुछ यनम कहते थे इसको, केरल को। तो ये आपने देखा कलेक्टिव फार्मिंग में ये कुल खोज अगर आप याद रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेना है। याद होगा तो ठीक है। कुल खोज रसिया है। ये किससे रिलेटेड है? कलेक्टिव फार्मिंग से रिलेटेड। अब आइए ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल, मतलब ऐसी जगह जहां पे जो किसान होते हैं सिर्फ सब्जियां उगाते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रक फार्मिंग। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा है। तो ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ओके। अच्छा, विटिकल्चर क्या होता है? अच्छा, नीचे है ही। विटिकल्चर जो होता है ग्रेप कल्टीवेशन, अंगूर जो उगाते अंगूर की जो खेती करते हैं ना, वो क्या है? विटिकल्टीवेशन। ओके। आज मैं एक और आपको नया पॉइंट बताने वाला। जब आप ये यूरोप देखते हो, यूरोप के नीचे आप अफ्रीका देखते हो, बोलो इतना सही है? और इन दोनों के बीच में एक सी पाया जाता है। इस सी का नाम बताइए सभी लोग। यहाँ पे एक सी पाया जाता है, उसका नाम बताइए आप लोग। नहीं, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। ये आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी पाया जाता है। और ये एक चीज के लिए फेमस है, और वो जानते हैं किसके लिए फेमस है? अंगूर के लिए, यानी ग्रेप के लिए। और क्यों? इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो शराब बनता है ना, वाइन, हर वैरायटी का वाइन यहीं पे बनता है, यूरोप में। तो ये देखो, मेडिटेरेनियन रीजन में बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन पूरे वर्ल्ड में यहीं पे बनता है। तो मेडिटेरेनियन सी का जो क्लाइमेट है ना, इतना इसी इसी के हिसाब से क्लाइमेट पाया जाता है। और मैंने आपको एक चीज और बताया था, अपने यहाँ जो दिसंबर में बारिश होता है नॉर्थ इंडिया में, किस फिनोमिना की वजह से होता है बताइए? अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होता है दिसंबर के महीना में, कुछ याद आ रहा है आपको? क्या? हाँ, कोमल जी ने गेस किया है, पर देखिए मानसून तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मानसून से तो बारिश होता है आपका जून के महीने में। इस यहाँ पे जो बारिश होता है ना, उसे कहते हैं वेस्टर्ली डिस्टरबेंस कहते हैं। वेस्टर्ली डिस्टरबेंस, ये एमसीक्यू में सीधा नीचे लिख देता है। डिस्टरबेंस की वजह से नॉर्थ इंडिया में बारिश होता है।
रिटर्न ऑफ मानसून से बारिश होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मानसून का रिटर्न होने से बारिश होता है। तो विटिकल्चर आपको समझ आ गया। अब एक ट्राइबल है, जिसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमेन। ट्रांस ह्यूमेन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ट्रांस ह्यूमेन का मतलब होता है, ये जब जो ट्राइबल लोग होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हिमालय में ये लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं ठंड आने वाला है, तो ठंड आते से पहले ये लोग माइग्रेट करके गर्म जगह पे चले जाते हैं। और जब देखते हैं कि वहां ठंड खत्म हो गया है, तो फिर वहां से वापस आ जाते हैं। तो इस तरह के ट्राइबल को कहते हैं ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांस ह्यूमन, जगह बदलते हैं, एकदम सही बात है, ये लोग जगह बदल लेते हैं। तो इसमें अगर पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस ह्यूमन ट्राइब, तो आपके नीचे एग्जांपल है बकरवाल, दिखा आपको, गड्डी, भूतिया, गुज्जर, ये होते हैं जो हिमालय में होते हैं। बंजारा, बंजारा तो आपके राजस्थान में होते हैं, है ना। ये माउंटेन की बात हो रही है, ट्रांस ह्यूमन माउंटेन में, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। बोले इतना समझ आया आपको? और आगे चलते हैं। ये जब मैंने जानबूझ के रखा है, अगर आप इंडिया में इसरो मिशन की बात करें, तो इंडिया में आप सबको पता है, आप तुरंत कर दोगे भाई, आर्यभट्टा तो आपको पता है सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1979 में। भास्कर, जस्ट उसके बाद भास्कर लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद रोहिणी, ये तीन हमारे क्या है, सैटेलाइट है। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। मैंने ये वाला जानबूझ के लिखा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। ये एप्पल, आप समझो कि एप्पल, ये तो जरूर भाई अमेरिका का होगा। तो एप्पल जो है इंडिया का है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, रोहिणी सबसे पहले हुआ। तो ये बस इतना मैंने, ये मेरा मतलब था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये आपका चैलेंजर, भास्कर चैलेंजर इनसैट फर्स्ट भी आपका क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब बताइए आप लोग, पनामा कैनाल, पनामा कैनाल आप लोगों ने सुना है? पनामा कैनाल कहीं तो सुना होगा आपने। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपका साउथ अमेरिका। ओके। तो ये जो यहाँ पे होता है ना, ये कनेक्टिविटी यहाँ पे होता है एटलांटिक ओशियन, और यहाँ कौन सा ओशियन होता है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। तो पनामा कैनाल क्या करता है, अटलांटिक ओशियन जो आपका ईस्ट में है, और पैसिफिक ओशियन जो वेस्ट में है, इसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। बोलिए समझ आया आपको? तो ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये देखिए, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वेस्ट में आपका पैसिफिक ओशियन। स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल अभी आपने ये भी बहुत सुना होगा स्वेज कैनाल के बारे में। तो ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पे आपका ग्रीस है। ओके। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक आपका रेड सी है। तो रेड सी पहले क्या था ना, ओके, ये पहले क्या था, हम लोग जब इंडिया जो था ट्रेड वगैरह करता था, तो हम लोग इस रास्ते से करते थे, यहाँ से आते थे। ये है केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये सोचिए कितना लंबा रूट है, कितना मेरा नुकसान हो रहा था। तो फिर जब बाद में ये वाला रास्ता खोजा गया, ये वाला जब रास्ता खोजा गया, तब देखिए हमारा रास्ता कितना आसान हो गया, एकदम आधा से आधा हो गया। तो भूमध्य सागर, ये मेडिटेरेनियन को ही भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर को लाल सी यानी कि रेड सी से कनेक्ट करता है। तो ये कौन है, आपका स्वेज कैनाल। एक पॉइंट, स्वेज कैनाल पहले नहीं था, 1869 में इसे खोदा गया। और अभी भी एक दिक्कत होती है, जो लंबी नाव होती है ना, ये इतनी सकरी है कि यहाँ पे लंबी नाव जो होती है वो फंस जाती है। फंस जाते तो फिर दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर जाता है, उन्हें डायरेक्शन में खींचता है, फिर वो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। ये डेट पूछता है 1869। मैंने इसको कैसे याद किया है,
अच्छा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कोई बताए मुझे। गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ आपको पता है? ओके, 1869 शायद यही होगा। तो सेम अगर आप देखेंगे तो 1869 से अगर आप एक याद करेंगे तो आपको दोनों याद हो जाएगा। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। ये है, मैंने देखा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, बिग ट्रंक रोड। बिग ट्रंक रोड के थ्रू किसके बीच में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है? तो जो पूरे विश्व का 1/4 ट्रेड होता है, वो वर्ल्ड के फॉरेन ट्रेड मूव्स इसी रूट पे। एक चौथाई जो बिजनेस ट्रेड होता है इसी रूट पे होता है, और सबसे बिजिएस्ट रूट है ये। ये कौन सा है? बिग ट्रंक रोड। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो होता है ना, अमेरिका आपको दिख रहा है, तो अमेरिका, चूंकि अमेरिका का क्या है ये, अमेरिका के ईस्ट और यूरोप का वेस्ट, इनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है, ये दोनों डेवलप्ड कंट्री है। और दोनों डेवलप्ड है तो सिंपल सी बात है, ट्रेड बहुत होता होगा। तो ये पूछ लेता है किसके बीच बीच में। शेर शाह सूरी ने बनवाया था बिग ट्रंक रूट। ये बिग ट्रंक रूट है, उसका क्या था? आ, बिग, उसका कुछ और नाम था। ग्रैंड, हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड था। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ट्रिपल एस। ये समझे आप लोग? अब ये दो एमसीक्यू है। पोर्ट, पोर्ट भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे पूछ लेता है ना, वर्ल्ड का सबसे ग्रेट पोर्ट कौन सा है? तो ग्रेट पोर्ट का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड होगा। तो नेवल पोर्ट कैसे हो सकता है? ऑयल पोर्ट कैसे हो सकता है? इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव आप कर सकते हो। फिर देखो आप, सबसे ज्यादा किस कंटिनेंट पे जो ग्लोबल ट्रेड होता है, सबसे मैक्सिमम किस कंटिनेंट पे फ्लो करता है? तो वो आपका एशिया है। तो बस आप इतना जानिए कि एशिया जो है सबसे ज्यादा पे वहां पे ट्रेड होता है। अब तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मुझे पता है कि आपको ये आ भी रहा होगा। चलिए बताइए, मखाना बोर्ड कहाँ पे है? ये अभी बना है मखाना बोर्ड, एमसीक्यू में आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का आएगा। तो मखाना बोर्ड जो है आपका पूर्णिया, पूर्णिया जानते हैं आप लोग? बिहार के पूर्णिया में। और ये पीएम मोदी जी ने सितंबर यानी 2025 में ही इनॉग्रेशन इसका किया था। याद आया आप लोग को? और मखाना किस लिए खाते हैं? कैल्शियम होता है, आपकी हड्डी को मजबूत बनाता है, तो ये सारी चीजें। तो बस इतना याद रखना है। अब आते हैं कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसे आपने इसका हेडक्वार्टर देखा बिहार के कहाँ पे है, उसमें है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। समझाया? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पूर्णिया। तो याद रखना है आपको। फिर आइए चाय। चाय के लिए सब लोग एमसीक्यू में जानते हैं क्या मारेंगे? असम मारेंगे। भाई चाय सबसे ज्यादा होता है, लो भाई असम मार दो, पर गलत है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है चाय का? कोलकाता। बोलिए, गलत तो नहीं होगा? हाँ, सही बताया आपने। चाय वाला बहुत कंफ्यूजिंग है, और एग्जामिनर जो होते हैं इतने होशियार होते हैं, वो कॉफी देगा, कॉफी के सामने लिखेगा कर्नाटक, फिर चाय देखा और चाय के आगे लिखेगा आपका असम। अब बच्चे कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाय का हेडक्वार्टर है कोलकाता। कोलकाता में क्या सबसे ज्यादा होता है? कोलकाता में सबसे ज्यादा क्या होता है, कुछ याद आ रहा है आपको? एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे चावल, चावल बहुत होता है वहां पे। चावल के लिए कोलकाता जाना जाता है। मछली नहीं होगा, मछली सबसे ज्यादा आपका होता है आंध्रा में। आंध्रा में मछली सबसे ज्यादा होता है। अब आते हैं बंदरगाह। बंदरगाह आप लोग जानते हैं ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। बस आपको एक चीज याद रखना है, कितने बंदरगाह है भारत भारत में? तो मेजर पोर्ट,
मेजर पोर्ट है 13। ये नंबर आपको याद रखना है। और जो सबसे लेटेस्ट वाला है ना, ये मुंबई वाला है, JNPT, मुंबई के वेस्ट कोस्ट। बस एक आपको याद रखना है, JNPT मुंबई अपने भारत का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट बन रहा है। तो बस ये मैंने आपके स्क्रीन पे सारे मेजर पोर्ट 13 के नाम लिख दिए हैं। आप चाहो तो एक बार देख लेना, मैंने आपको फोटो भी दे दिया है। अगर आपको बहुत मन करे याद करने का, तो बस आप एक याद कर लो, ये कंदला पोर्ट दिख रहा है ना, ये गुजरात में है। अगर एक आपको याद हो जाए, और कोची तो आप नाम देखते ही समझ जाओगे, कोची आपका केरल में है, विशाखापट्टनम आपका आंध्रा में है। तो ये सब तो आप देखते ही कर ले जाओगे। चेन्नई पोर्ट नाम से ही तमिलनाडु का कैपिटल हो जाएगा। तो ये है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पोर्ट ब्लेयर तो आप कर ही लोगे। इसमें कौन सा न्यूट्रल नेचुरल है? हाँ, नेचुरल पूछ लेगा, कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है। मैंने सोचा था ये वाला लिस्ट दूं आपको, फिर इसमें बहुत कंफ्यूजन था। तो चलिए मैं ना नेचुरल वाला एक लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो चलिए वो मैं अभी शेयर कर दूंगा। फिर आते हैं, ये देखिए, ये आयरन और स्टील प्लांट। आयरन स्टील प्लांट आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। तो इसमें कई बार पूछ लेता कौन सा स्टील प्लांट कहाँ पे है। तो ये वाला देखिए कैसे हमें याद करना, वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए वेस्ट बंगाल में आपके दो हैं। कौन दो हैं? एक है आपका दुर्गापुर। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा ये सब बहुत हाई लेवल पे होता है। तो दुर्गापुर वाला जो स्टील प्लांट है, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। झारखंड बोकारो। बोकारो बहुत फेमस है झारखंड में। तो आप लोग ये बहुत वैसे भी जानते होंगे, बोकारो झारखंड आपका हो जाएगा। उड़ीसा के लिए राउरकेला। इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे मुझे नहीं आ रहा है। राउरकेला जो है ये उड़ीसा के लिए फेमस है। अब भिलाई, भिलाई तो जानते होंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ का स्टील प्लांट है भिलाई। विशाखापट्टनम आपका आंध्रा में है। और कर्नाटक का विजयनगर। विजयनगर अंपायर जानते हैं ना आप लोग, विजयनगर अंपायर कृष्ण देव राय। तो इससे आप लोग कर्नाटक का साउथ मार लेंगे। और इस सलेम क्या है? ये तमिलनाडु है। तो कुछ स्टील प्लांट है, इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। समझ आया आपको? तो अगर आपको कोई रिलेटिव कहीं रहता हो ना, जैसे मेरे दोस्त है झारखंड में है, तो झारखंड वाला मुझे याद हो गया, बोकारो। मेरे दोस्त ये उड़ीसा भिलाई। ऐसे याद करो, जो छत्तीसगढ़ के लोग होते हैं ना, बहुत भलाई का काम करते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत भलाई करते हैं। तो ऐसा भी याद कर लो। ये विजय कर्नाटक वाला तो आपको याद हो जाएगा, विजयनगर अंपायर। ओके, चलिए अब आते हैं कोयला। कोयला हम देख लेते हैं, और कोयला से पहले हम देख लेते हैं। ओके, चलिए अब स्पीड में कोयला देखते हैं। बहुत इजी है, कोयला से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जितना आएगा वो हम देख लेते हैं। भिलाई, बी के बाद सी, छत्तीसगढ़। ओके, चलिए कोयला के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। कोयला को क्या बोलते हैं? ब्लैक कोल। कोयला को क्या बोलते हैं? ब्लैक कोल। और क्या होता है? ये जो होते हैं कार्बोनिफेरस एज में बने थे, जो कोयला बने थे कार्बोनिफेरस एज में बने थे। कोयला होते हैं चार प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। पीट, इस चारों का ट्रिक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो एक चीज हमेशा याद रखो, सबसे अच्छा वाला जो कोयला होता है ये एंथ्रेसाइट है। और अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। मतलब 9 के बराबर हमारे देश में एंथ्रेसाइट नहीं पाया जाता। हमारे देश में क्या पाया जाता है? ये दूसरे नंबर वाला, इंडिया हर चीज में सेकंड रैंक आता है, बिटुमिनस। तो एंथ्रेसाइट जो होता है सबसे बेस्ट वाला कोयला होता है। और ये क्या होता है, इसकी जो होते हैं ना हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ये क्या होता है? जब, हाँ, जब इसको आप जलाते हो ना, तो इसकी हीट की वैल्यू ज्यादा होती है। ये तुरंत राख नहीं बनता है, ये देर तक आग पकड़ता है, देर तक जलता है।
ये होता है एंथ्रेसाइट। जो बिटुमिनस होता है, ये 60 से 80% इसमें कार्बन होता है, इसमें 80 से 95% कार्बन होता है। ये क्या होता है, कोल डिपोजिट, ये इंडिया में पाए जाते हैं। ये छोटा नागपुर रीजन आपको याद आ रहा है? बताइए, छोटा नागपुर रीजन कहाँ पे है भारत में? छोटा नागपुर रीजन कहाँ पे है? ए बी सी कौन सा होगा बताइए आप लोग, ए बी सी में से कौन सा होगा? ए बी सी में से कोई एक बताइए। कि मैंने इंडिया का मैप में आपको बताया, सी वाला। सी वाला जो है आपका छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो आपका उड़ीसा है, झारखंड है, ये वाला जो एरिया है वो छोटा नागपुर वाला है। और आपको पता है छोटा नागपुर एरिया जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। आपने देखा होगा कोयले की माइनिंग कितनी खतरनाक होती है बेचारे, है ना? फिर देखिए, लिग्नाइट, ये ब्राउन कोल होता है, इसमें सबसे कम होता है, 40 से 50% इसमें कार्बन होता है। ये इंटरमीडिएट स्टेज होता है। और ये, बस इतना याद रखा, पीठ जो होता है सबसे कम होता है। तो बस आपको ऊपर के दो याद रखना, एंथ्रेसाइड बस याद रखना सबसे अच्छा होता है। फिर आते हैं, कोयला कहाँ पाया जाता है? तो अपने देश में जो गोंडवाना कोल पाया जाता है। गोंडवाना कोल जो होता है सबसे अच्छा वाला होता है। गोंडवाना कुछ याद आ रहा है आपको? तो कोयला बनने में हजारों साल लगता है, वो धरती के नीचे दबता जाता है, दबता जाता है, फिर जाकर कोयला बन के तैयार होता है। तो अगर हम बात करें कोल फील्ड की बात करें, तो कोल फील्ड की अगर हम बात करें, तो झारखंड में जो कोल फील्ड है, झरिया, झरिया कोल फील्ड आपका झारखंड में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरबा आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ कोरबा। उड़ीसा तालचेर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो एमसीक्यू में सीधा रख देता है। आपके पास जितने स्टार हो उतने स्टार आप लगा लो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें उड़ीसा आपका तालचेर आपको याद ही रखना है, ये कोयले के लिए फेमस है। और देखिए, दो तीन मैं आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश सिंगरौली, आंध्र प्रदेश सिंगरेनी। कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये एमसीक्यू में जरूर रखता है, सिंगरौली सिंगरेनी दोनों में कंफ्यूजन है। तो मध्य प्रदेश का क्या है, सिंगरौली, और आंध्र प्रदेश का क्या है, सिंगरेनी। अब कैसे याद करना वो आप देखो। आंधे अंधे लोग होते हैं, सिंगरेनी। मध्य प्रदेश सिंह, सिंह सिंह सेम है, रौली, मध्य। कुछ देखिए आप लोग, है ना? तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली है, आंध्र प्रदेश का सिंगरेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करके अगर देखें, मुझे ट्रिक बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अंधे घाटे हुए चलते हैं, हाँ, अंधे गाते हुए चलते हैं, ट्रेन में सिंह। ओके। रौली, रेनी। चलिए इसको देखते हैं और अच्छा कोई ट्रिक बनेगा तो। मालियानी। तो ये आपने देखा कोयले के बारे में। फिर कोयला है ऐसे, और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल पे रानीगंज में पाया जाता है। तो ये आपने देखा कोयले के बारे में। और और बात करें तो टर्सरी कोल ये है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हो गया। तो ये आपने देखा कोल के बारे में मैंने बस 3 पॉइंट आपको बताया है। अगर ये 3 पॉइंट आप याद कर लिए ना, तो आपका कहानी हो जाएगा अच्छा। तालचेर, सिंगरौली, और एक आपका सिंगरेनी। सिंगरेनी आपका है आंध्र प्रदेश, सिंगरौली है एमपी, और तालचेर आपका होगा। कोरबा तो सबको याद रहता है। झ से झारखंड, ज से झरिया। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, कोल माइन मैंने आपके लिए सेपरेट कर दिया है कि आपको टेंशन ही नहीं लेना है। देखिए, सिंगरेनी आपका आंध्रा में है, कोरबा छत्तीसगढ़, बोकारो झरिया आपका झारखंड में है, कोर और तालचेर उड़ीसा में, नेवेली तमिलनाडु। ये मैंने अलग से कर दिया है, सिंगरौली एमपी, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश। तो ये इतना याद रखना आप। हाँ, ये अच्छा राजकुमार जी ने लौह स्तंभ। चलिए, ये हमने देखा। अब आते हैं न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट अंधों की रैली,
वाह, ये सही है। अच्छा, एक चीज तो और बन गया। चलिए चलिए, अभी रहने दे रहे हैं। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियर बहुत खतरनाक होता है। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा, साइंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा रेडियो एक्टिव क्या होता है। ये जो होते हैं, इससे एनर्जी क्रिएशन होता है, यूरेनियम। ये इससे यूरेनियम एनर्जी होता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इससे इन्वायरमेंट जो होता है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब नहीं होता है ना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर की, तो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है सिर्फ 7 जगह है। सिर्फ 7 जगह ऑपरेशनल है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जैसे आपका नरोरा, यूपी में जो है ना, बहुत फेमस है यूपी वाला नरोरा है। जो यूपी में पावर प्लांट है उसका क्या नाम है? नरोरा। रट लो आप। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वाला है कुंडलकुलम। कुंडलकुलम क्या है? सबसे लार्जेस्ट है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ओके। फिर आप देखोगे तारापुर। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटक। राजस्थान का राजस्थानी के नाम पे है। ओके, समझ आया आपको? फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा रखने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए, गुजरात में जो है ना, ककरापर, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा तो आपको तुरंत याद हो गया होगा यूपी में। कैगा, कैगा आपका कर्नाटक। राजस्थान का तो उसी के नाम पे है, तो इसमें आपको याद ही नहीं करना है। तारापुर, एक मेरी दीदी है तारापुर, तारा नाम है, दीदी का नाम है तारा, और वो महाराष्ट्र में रहती है। तो ये ऐसे याद कर लो आप। कुंडलकुलम सबसे लार्जेस्ट है, तो ये आपको याद हो गया। तो कुंडलकुलम तमिलनाडु का है, सबसे लार्जेस्ट है, तो इसको याद कर लो। नरोरा आपको याद ही हो गया। कैगा, कैगा आपका कर्नाटक का है, तो इसको याद कर लो आप। ओके, चलिए, डिस्ट्रिक्ट में होने से याद तो हो गया। अब अब आपके सामने 3K है। 3K समझ आ रहा है? कुंडलकुलम, कलपक्कम, और एक क्या है? कुंडल कुंडलपुलम, कलपक्कम, और एक क्या है? ककरा। ककरा पर ये 3K है। तो 3K आप करके कुछ अपना याद कर सकते हैं, बुलंदशहर। तो इतना समझ आया आपको? तो ये आपके क्या है? पावर प्लांट। और सबसे ज्यादा यूरियम कहाँ पे होता है? तो सबसे ज्यादा यूरियम होता है, ये आप रट लो, सबसे ज्यादा यूरियम होता है कजाकिस्तान। और आपको बता दूं, ये दुख की बात है कि हमारे भारत में यूरेनियम नहीं होता है। हमारे भारत में क्या होता है? थोरियम। थोरियम भारत में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा थोरियम होता है। ओके। अब कुछ पॉइंट हम देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आप स्पीड में देखना। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, तो इंडिया में 5वें नंबर पे हमारी है जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं ना। हम 5वें नंबर पे हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिक लेते हैं। नंबर 1 पे कोयला है। नंबर 1 पे जो एनर्जी, ऑलमोस्ट 50% एनर्जी तो हम कोल से करते हैं। और यही वजह कि इतना ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। कोयले की वजह से हो रहा है। और जब हम इस पे आ जाएंगे तो नहीं होगा। नंबर 2 पे क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक। फिर रिन्यूएबल सोर्स है। आप ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टेड है, और ये सिर्फ 7 राज्यों में है। एक MCQ पूछेगा, क्या नॉर्थ ईस्ट में है? बताइए, क्या नॉर्थ ईस्ट में एक भी न्यूक्लियर प्लांट है? नहीं, इसमें गलती नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ओके। अगर हम बात करें तो 22 न्यूक्लियर प्लांट है, जिसमें से जो 18 है ना, वो हैवी वाटर रिएक्टर है। याद नहीं करना, बस बता रहा हूँ। अगर हम बात करें इसके लिए कौन से सरकार के कौन सी मिनिस्ट्री आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये याद रखना आपको। ये जो न्यूक्लियर वाला काम देखता है ना, एटॉमिक एनर्जी। और जो एटॉमिक बम देखा आपने, न्यूक्लियर बम कितना खतरनाक होता है। एक बार गिरा तो पूरा दिल्ली साफ हो जाएगा। तो न्यूक्लियर बम जो है, इसी यूरेनियम से ही बनता है। और इसीलिए जो देश की सरकारें हैं, इस पे रोक लगाई हुई है कि भाई यूरेनियम को कम यूज करो। यूरेनियम का यूज सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज से करो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके लिए जो बॉडी है, NPCIL,
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की बॉडी है, प्राइवेट बॉडी नहीं है। इसको हैंडल भी गवर्नमेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव चीज है। प्राइवेट अगर यूरेनियम बनाना शुरू कर देगी तो क्या होगा? अपने देश में डिजास्टर आ जाएगा। मिस यूज करेंगे, गवर्नमेंट को डराना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये न्यूक्लियर। अब कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्पीड में करिए आप लोग। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, करिए। पहले का आंसर आपको स्क्रीन आंसर भी दिया है, तो बस आपको देखते जाना है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा बना था? तो फर्स्ट वाला ये देखो आप, फर्स्ट वाला 1969। ओके, 1969 कौन सा है? ये वाला तारापुर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तारा, कौन सा? तारा दीदी। तारा दीदी कहाँ रहती है बताइए? तारा दीदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर देखिए, लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट, ये कुंडल कुलम। तो कुंडल कुलम आपका हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? कर्नाटका, सॉरी तमिलनाडु। और तमिलनाडु में दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक तो आपका कुंडल कुलम। अच्छा, कुंडल कुलम जानते हैं? अभी न्यूज में था, 1 साल पहले न्यूज में था। कुछ याद आ रहा है आपको? कुंडल कुलम, कलपक्कम, ककरापर। तो कुंडल कुलम और कलपक्कम दोनों आपका तमिलनाडु में। यहाँ पे पायरेस वो हुआ था, हैक हो गया था। कोई कंप यहाँ के मतलब प्लांट किसी ने हैक कर लिया था, कोई चाइना आई थिंक कोई था वो। देखिए राजस्थान का क्या है, राजस्थान में कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। राजस्थान वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? राव रावत भाटा, है ना? ओके, कोटा, कोटा होगा क्या? इसमें तो 4 दे रखा है। अच्छा, फादर कौन है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARK। इसके फादर कौन है? अपने देश में एटॉमिक एनर्जी की बात किसने की थी? सॉरी, सबसे पहला, सबसे न्यूक्लियर फादर तो आप बता ही दीजिए। होमी जहांगीर भाभा थे, होमी जहांगीर। और ये सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था? सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है, ये याद करो आप लोग। अप्सरा जो है सबसे पहला, सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये आपको याद रखना है। अप्सरा। ओके, अप्सरा डिजास्टरस जैसे भी। तो ये हमने देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब एक चीज हम देखते हैं, हमारे इंडिया में यूरेनियम नहीं है, आप सबको पता है ना? पर हमको यूरेनियम चाहिए, तो कैसे चाहिए? इसके लिए हमारे देश में एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो हमारे देश में दिक्कत हो जाएगा, कुछ तो रास्ता निकालना होगा। फिर रास्ते में क्या निकालते हैं? 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम एक आविष्कार करते हैं। मतलब कहते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा है थोरियम, हमारे देश में सबसे ज्यादा थोरियम है, तो हम थोरियम से क्या बनाएंगे? यूरेनियम बनाएंगे। अच्छा, थोरियम क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? थोरियम को भी तो यूज कर सकते थे। हम्म, तो थोरियम कैसे यूज करेंगे? तो थोरियम, भाई थोरियम जो होता है ना, ये फिजिबल नहीं होता, फिजिबल नहीं होता, ये होता है, तो इससे ये रिएक्ट कर लेता है, टूट जाता है। तो थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए 3 प्रोसेस है। इसी को कहते हैं 3 स्टेज। 3 स्टेज पे बनाते हैं। तो सबसे पहले थोरियम यूज करते हैं, है ना? फिर 3 स्टेज का सबसे पहले कब दिया गया था? तो 1954 में ये वाला इन्होंने बताया था। तो ये बस होमी जहांगीर भाभा, ये आपको याद रखना। ओके, ये हमने देखा 3 स्टेज। आपको पता है इंडिया में यूरेनियम सिर्फ 2% पाया जाता है। थोरियम पूरे विश्व का हमारे यहाँ कितना 25% पाया जा रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ओके, तो समझ आया इतना आपको?
अब एक आखिरी चीज है, फिर यहाँ पे हमारा आज ज्योग्राफी खत्म होने वाला है। एक आखिरी पॉइंट, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। मिनरल जो होते हैं ना, कौन से मिनरल कहाँ पाई जाती है, अब बनेगी सस्ती बिजली। ओके। अरे आप लोग कमेंट में इतना हंस रहे हैं, क्या हो गया? हाँ, तो ये थोरियम। तो अब देखेंगे मिनरल और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो मैंने हाईलाइट किया बस उसी को आपको करना है। जैसे अगर हम बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर की माइनिंग जो होती है झारखंड में कहाँ पे होती है? सिंहभूम। झारखंड में क्या है? ओके। झारखंड कहाँ पे है? सिंहभूम। मध्य प्रदेश का कॉपर माइन जो है बालाघाट। और राजस्थान का क्या है? झुंझुनू। बस ये तीन आप अगर याद कर लिए ना तो आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन पक्का आता है, एक तो आता है। तो कॉपर माइन के लिए कौन फेमस है? तो झारखंड का सिंहभूम, मध्य प्रदेश का बालाघाट, राजस्थान का झुंझुनू, अलवार डिस्ट्रिक्ट। ओके। अब आते हैं यूरेनियम पे। तो आप सबको पता है यूरेनियम भारत में नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए 3 स्टेज है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो पहले स्टेज में थोरियम को डालते हैं, फिर दूसरे स्टेज में बाई प्रोडक्ट आता है, फिर तीसरे स्टेज में यूरियम बन के तैयार हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो झारखंड इकलौता है जहां पे यूरियम रिजर्व पाया जाता है। ओके। अब आते हैं जिंक की। अगर हम बात करें तो जिंक जो है सिर्फ एक ही राज्य में पाया जाता है। जिंक कहाँ पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ओके। गोल्ड, ये आपको याद रखना है। गोल्ड वाला आप अगर याद कर लो ना, जितना मैंने ये दो मैंने स्टार किया, ये तो आप याद ही कर लो। गोल्ड कहाँ पे है? 3 चीज बहुत फेमस है। कोलार, हुट्टी, रामगिरी। कर्नाटक आप सबने बोल दिया, वाह। केजीएफ मूवी देखा आप सबने? कोलार, हुट्टी, रामगिरी। तो कोलार हुट्टी जो है ये दोनों आपके कर्नाटक में है। कोलार हुट्टी तो दोनों आपके कर्नाटक में है, पर ये जो है रामगिरी आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ओके। ये दोनों कहाँ है? कर्नाटक। समझ आया आपको? तो कोलार, हुट्टी, रामगिरी। कोलार, हुट्टी, रामगिरी, ये तीनों नाम एकदम आप रट लो। कोलार हुट्टी तो रटा हो। कोलार हुट्टी किसका है? कर्नाटक। क से कोलार, ह से हुट्टी। ओके। अरे इसको आप ऐसे याद कर लो। जो लोग जो लोग भट्टी में काम करते हैं वो क्या होते हैं? भट्टी में जो काम करते हैं वो काले हो जाते हैं। वो क्या होता है काले हो जाते हैं, कोला हो जाते हैं। तो भट्टी, हुट्टी, काले, है ना? तो ऐसे कुछ याद कर लो आप। तो आज की क्लास कैसे रही? आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया है, और ये आपके एग्जाम के लिए एकदम सदाबहार क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम कल से शुरू करेंगे साइंस। जो लोग देर से आए हैं, आप लोग एक बार शुरू वाले जो टॉपिक है उसको आप जरूर देखिए। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, हमने पॉलिटी किया है, हिस्ट्री किया है, ज्योग्राफी किया है, तीनों में आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आया? सबसे ज्यादा मजा किस में आया आपको? हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, या पॉलिटी में? ज्योग्राफी में ज्यादा लोग को मजा आया। चलिए, एक्चुअली ज्योग्राफी में इंफॉर्मेशन कम है और इसमें मैप के थ्रू बताना होता है, तो ज्योग्राफी में सबको मजा आता है। कोई नहीं। तो एक बार विजुअल होता है ना, तो ये पॉलिटी ऊपर से गया था। सबका अपना इंटरेस्ट है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसमें मजा आया। देखिए मेरा क्या है, मैं तीनों सब्जेक्ट आपको अपने तरफ से बेस्ट दिया, तो मेरे तरफ से तीनों बेस्ट था। आपको जिसमें इंटरेस्ट था उसमें आपको ज्यादा मजा आया है। चलिए, तो कल से हम साइंस शुरू करेंगे, और कल आप कहेंगे कि सर साइंस में तो और मजा आ रहा है। हिस्ट्री का हम रिवीजन कराएंगे।
अब हम क्या करेंगे ना, एक एक दिन हम रिवीजन भी कराते चलेंगे, तो बीच बीच में अब रिवीजन भी होता रहेगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं ये नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग रिवाइज करिएगा। ओके, गुड नाइट।